हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग पे। तो जैसा कि हमने एक फ्लो बनाया था कि एक दिन पॉलिटी फिर एक दिन इकोनॉमिक्स, तो आज की क्लास के अंदर हम इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग और मांग की लोच। तो आज हम इन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम क्या जानेंगे? हम सबसे पहले जानेंगे कि मांग क्या होती है, फिर जानेंगे मांग और मांगी गई मात्रा के अंदर क्या फर्क है, दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से अलग हैं। फिर बाद में मांग के नियम पे चर्चा करेंगे और इसके बाद हम मांग की कीमत लोच शुरू करेंगे। मांग की कीमत लोच तीन तरह की होती है, जिसमें सबसे पहला होता है पूर्णतः लोचदार मांग, फिर इकाई से अधिक लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार मांग और पूर्णतः बेलोचदार मांग। तो इन सभी टॉपिक पर आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। होप आपके लिए यह क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की क्लास में आप काफी चीजें सीखेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इस डिमांड के टॉपिक के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट अगर जिसको भी प्रॉब्लम्स है तो मुझे उम्मीद है कि हाँ, अगर आपकी जो प्रॉब्लम वो इनमें से किसी भी टॉपिक से है तो यह आज की क्लास के अंदर गारंटेड सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मांग से बात। ठीक है, मांग यानी कि डिमांड को समझते हैं कि डिमांड क्या होती है। देखो भाई, डिमांड बहुत सारे लोग समझते हैं कि हाँ, किसी ने किसी चीज को पसंद कर लिया, किसी को किसी चीज के लिए चाहते हैं, यानी कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास कार हो, मेरे पास घर हो बड़ा, मेरे पास एरोप्लेन हो। ठीक है, बहुत सारे लोग कुछ भी सोच लेते हैं कि मेरे पास यह हो वो हो। ठीक है, अगर अर्थशास्त्र की भाषा में हम लोग समझे तो अर्थशास्त्र इन सभी चीजों को कभी भी मांग नहीं मांगती। अर्थशास्त्र यह मानती है कि अगर आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, किसी चीज की चाहत रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह केवल इच्छा ही है, वह मांग नहीं है। इच्छा क्यों है मैं ये बताता हूं आपको। देखो, मांग के लिए क्या जरूरी, मांग के लिए कुछ चीजें होना जरूरी है। ठीक है, मांग के लिए सबसे पहले चीज जो होने की जरूरी है वह यह है किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा, सबसे पहली चीज। ठीक है, अगर आपके पास पहली चीज यह है तो ठीक है, आप धीरे धीरे मांग की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए दूसरी चीज जरूरी है क्रय शक्ति। ठीक है, आपके पास उस वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त क्रय शक्ति होना भी जरूरी है। ठीक है, और एक तीसरी चीज होना भी जरूरी है, वह तीसरी चीज होती है वस्तु पर खर्च करने की तत्परता, यानी कि आप वस्तु पर पैसा खर्च करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्राइस सुनते हैं, किसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं, उनके पास पर्याप्त क्रय शक्ति भी होती है, पर जब वो सुनते हैं प्राइस कितना है तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि यह वस्तु कुछ इतने रुपए महंगी है, वह एक एक्सक्यूज लगाते हैं और एक्सक्यूज लगाने के बाद वह उस वस्तु को खरीदते ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वह वस्तु मांग नहीं बन पाती, वह वस्तु इच्छा तक ही रह जाती है। ठीक है, तो मैं बताता हूं कि मांग के लिए क्या चीजें जरूरी है। मांग के लिए यह जरूरी है कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए सबसे पहले जरूरी इच्छा हो, क्रय शक्ति हो और आप उसके ऊपर पैसा खर्च भी करना चाहे। यदि यह तीनों चीजें हैं और यह तीनों चीजें एक निश्चित स्थान और निश्चित समय पर है, तो ऐसी स्थिति में आपकी वह इच्छा मांग बन जाएगी। और अन्यथा यदि यह सभी चीजें एक साथ नहीं है तो ऐसी स्थिति में यह मांग नहीं बनेगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक का यह क्लियर हो गया होगा, आपको यह पता हो गया, लग गया होगा कि मांग में और इच्छा में क्या फर्क है। देखो, इच्छा क्या होती है? इच्छा वह विचार है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि वस्तु को खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन हम बाकी की दोनों कंडीशन पूरी नहीं कर पाते। या तो हमारे पास पर्याप्त क्रय शक्ति ही नहीं है, यानी कि जितना पैसा उस वस्तु को खरीदने के लिए चाहिए उतना पैसा हमारे पास है ही नहीं, या फिर हमें उस वस्तु पर पैसा खर्च करने के लिए तत्पर होने चाहिए, यानी कि हम चाह रहे हैं कि जो हमारे पास पैसा है हम उस वस्तु पे खर्च भी कर दें। तो अगर यह तीनों चीजें हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी मांग बन जाती है, अन्यथा वह इच्छा रह जाती है। अगर परिभाषित रूप में समझें तो परिभाषित रूप में यह कह सकते हैं कि मांग किसी वस्तु को खरीदने की वह इच्छा होती है जिस पर हमारी पर्याप्त क्रय शक्ति होती है तथा उस क्रय शक्ति तथा धन खर्च करने की तत्परता होती है। ठीक है, तो मांग किसी वस्तु की वह मात्राएं होती हैं जिन्हें एक उपभोक्ता एक निश्चित स्थान, एक निश्चित समय तथा विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। यह इसकी सरल सटीक परिभाषा है, आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मांग किसी वस्तु की वह मात्राएं होती हैं जिन्हें एक उपभोक्ता एक निश्चित स्थान, एक निश्चित समय और विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। बहुत सारे अर्थशास्त्री ऐसे हैं जो स्थान शब्द का प्रयोग नहीं करते, पर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो निश्चित स्थान शब्द को यहाँ मेंशन करते हैं।
ठीक है, तो यह बात हो गई मांग को लेकर के। दूसरी बात समझते हैं हम मांगी गई मात्रा को लेकर के। तो देखो यहाँ पर हम समझेंगे कि मांग और मांगी गई मात्रा में फर्क क्या है। दोनों चीजें कहीं ना कहीं लगभग लगभग हमें एक सेम सी लग रही होगी कि हाँ दोनों एक चीज ही है, कुछ फर्क नहीं है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनको एक सा ही समझते हैं, और जब प्रश्न आता है तो विभेद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तो कंपटीशन जो लेवल होता है हमारा, जो कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी कई बार माइनर से शब्दों में बदलाव करते हुए प्रश्न पूछ लिया जाता है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, कई बार हम जवाब नहीं दे पाते। तो जवाब कैसे दिया जाएगा यह समझ लेते हैं। सबसे पहले मांग की स्थिति समझते हैं। मांग की स्थिति में क्या होता है, आपको मैं क्लियर कर देता हूं, इसका परिभाषा समझते हैं। देखो मांग की स्थिति में क्या होगा, विभिन्न संभव कीमतें होंगी, विभिन्न कीमतें होंगी और मांगे होंगी। यानी कि मांग नहीं है, मांगे हैं, यानी कि विभिन्न मांग हो रही है। ठीक है, लेकिन मांगी गई मात्रा में क्या होगा, एक विशिष्ट कीमत होगी और एक विशिष्ट मात्रा होगी, यानी कि निश्चित मात्रा है। ठीक है, तो क्या हम पता लग रहा है, जब अगर मांग की बात चले तो मांग की बात में क्या हो रहा है, विभिन्न कीमतें आ रही हैं, जिन विभिन्न कीमतों पर वस्तुओं की अलग अलग मात्राएं खरीदी जा रही हैं, वह स्थिति कहलाती है मांग। और जब मांगी गई मात्रा की बात हो रही हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक निश्चित कीमत होती है और एक निश्चित मात्रा होती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, अगर हम मांग को समझे तो मांग की स्थिति में होता है कि मांग किसी वस्तु की वे विभिन्न मात्राएं होती है। मांग किसी वस्तु की वे विभिन्न मात्राएं होती हैं, जिन्हें एक उपभोक्ता विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। क्लास में शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मांग किसी वस्तु की वे मात्राएं होती हैं, जिन्हें एक उपभोक्ता विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। वहीं हम बात करें तो मांगी गई मात्रा की, तो मांगी गई मात्रा क्या होती है? मांगी गई मात्रा एक निश्चित मात्रा होती है। मांगी गई मात्रा एक निश्चित मात्रा होती है, जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है। तो मांग और मांगी गई मात्रा में केवल इतना ही माइनर सा फर्क है, इससे ज्यादा कोई फर्क उसमें नहीं है। अगली बात समझते हैं मांग के नियम को लेकर के। देखो मांग के नियम को लेकर के सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, और होता बहुत आसान है। ठीक है, क्या होता है, देखो मांग का नियम यह बताता है कि मांग का नियम, सबसे अच्छी बात यह है कि सिंपल शब्दों में यह है कि मांग का नियम वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच में विपरीत संबंध दर्शाता है। विपरीत संबंध कैसा होता है, कीमत बढ़ जाए तो उसकी मांगी गई मांग की मात्राएं जो है वह मात्राएं घट जाए, और अगर कीमत घट जाए तो उसकी मांगी गई मात्राएं जो है वह बढ़ जाए। कैसा रिलेशन हो रहा है, ऑपोजिट रिलेशन आ रहा है। अगर एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, और मांग का नियम हमें यही बताता है। तो इसलिए मांग का नियम जो है वह यह कहता है कि मांग का नियम हमें यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें क्या होती है, देखो अन्य बातें बहुत सारी वह बातें होती हैं जो वस्तु की मांग को प्रभावित करती हैं। जैसे क्या होता है, कई बार बारिश हो जाती है तो बहुत सारे लोगों का जो आकर्षण होता है वह पकोड़े खाने की तरफ हो जाता है, उनको उस समय तली हुई चीजें ज्यादा पसंद होती हैं। ठीक है, वहीं क्या होता है, जब मौसम गर्म होता है, गर्मी के दिनों में बहुत सारे लोग आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, जबकि सर्दी में नहीं पसंद करते। तो हमें इन सभी चीजों को नहीं देखना होता, हमें इसके अंदर सिर्फ एक चीज यह देखनी है कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग घट जाए और कीमत घटने से मांग बढ़ जाए। यही मांग का नियम कहता है। तो मांग का नियम इस स्थिति में बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी मांगी गई मात्रा का घट जाना, या वस्तु की कीमत के घटने पर उसकी मांगी गई मात्रा का बढ़ जाना ही मांग का नियम कहलाता है। ठीक है, तो मांग का नियम हमें क्या बता रहा है, अन्य बातें समान रहें और वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा के बीच विपरीत संबंध बना रहे, तो हमारा मांग का नियम भी बना रहेगा। आगे कंटिन्यू करते हैं, अगली बात समझते हैं मांग की कीमत लोच को लेकर के। देखो मैंने यहाँ मांग की कीमत लोच लिखा है, यहाँ पे मैंने यह नहीं लिखा मांग की लोच। ऐसा क्यों है, आपको मैं यह बता देता हूँ। दरअसल जो मांग की लोच होती है ना, मांग की लोच 3 तरह की होती है। ठीक है, मांग की लोच 3 तरह की होती है। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, देखो ये पहली तो हमने यही लिखी हुई है, मांग की कीमत लोच। इसके अलावा मांग की और 2 अन्य प्रकार की लोच भी होती है। इसमें से एक होती है मांग की आय लोच और दूसरी होती है मांग की तिरछी या आड़ी लोच, इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से मांग की 3 लोच होती हैं, जो बहुत कम लोगों को पता होता है। जब स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है, बहुत सारे लोग जब अपने ग्रेजुएशन लेवल पे या इसके आगे एक इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करते हैं, तो उस स्थिति में उनको इकोनॉमिक्स के यह प्रकार पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, तो मांग के जो प्रकार होते हैं वह 3 तरह के होते हैं।
लेकिन बेसिकली आज की क्लास के अंदर हम एक प्रकार को समझने वाले हैं, कीमत लोच को। ठीक है, मैं आपको यह बता देता हूं कि इनके नाम क्यों हैं और थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। देखो, पहली बात यह है, आज हम मांग की कीमत लोच पढ़ने वाले। तो कीमत लोच का मतलब यह है कि वस्तु की कीमत के परिवर्तन होने से मांग किस प्रकार से प्रभावित हो रही है। यानी कि जब कीमत में परिवर्तन होने से हम मांग पर प्रभाव समझेंगे तो वह मांग की कीमत लोच के अंदर समझा जाता है। अगर किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से उसकी मांग में, वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में हम मांग की आय लोच समझते हैं। और जब यह दोनों ही नहीं, यानी कोई तिरछा प्रभाव पड़ रहा है, तिरछा प्रभाव हम प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में पढ़ते हैं, पूरक वस्तु की स्थिति में पढ़ते हैं, यानी कि कीमत तो किसी और वस्तु की बढ़ रही है और मांग किसी और वस्तु की प्रभावित हो गई। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसको बोलते हैं तिरछा प्रभाव, यानी कि कीमत कहीं और बढ़ रही है और मांग किसी और की प्रभावित हो गई, तो ऐसी स्थिति में उसको तिरछी लोच कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह मांग की 3 लोच होती है। आज की क्लास में हम जो मांग की कीमत लोच समझने वाले हैं इसको आगे बढ़ाते हैं। तो मांग की कीमत लोच मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। इसमें 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पूर्णतः लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार मांग और पूर्णतः बेलोचदार मांग। ठीक है, इसका बहुत अच्छा तरीका यह भी होता है, इसको ना बहुत सारे लोग उंगलियों पे समझते हैं। उंगलियों पे क्या समझते हैं आपको यह बताता हूँ। इसको यहां से शुरू करते हैं। पूर्णतः लोचदार जो मांग होता है वो लोग इस पे समझते हैं, पूर्णतः लोचदार इसको बोलते हैं, बेलोचदार इसको बोलते हैं। यह फिंगर हमारी बीच में पड़ जाती है इसलिए इसको कहते हैं इकाई के बराबर लोचदार मांग। फिर यहाँ पे इसको बोलते हैं इकाई से कम लोचदार मांग और यह हमारी पूर्णतः बेलोचदार मांग होती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप अगर फिंगर पे समझ रखेंगे तो आपको पांचों के पांचों प्रकार बहुत अच्छे से याद रहेंगे। ऐसा बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो इलास्टिसिटी होती है हमारी इस वाली फिंगर में होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा सॉफ्ट होती है, मूवमेंट भी अच्छा कर लेती है हमारा, तो इसलिए इसको अधिक लोचदार कहा था। हमारा थंब कम मूवमेंट करता है, कम इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, इसलिए इसको बेलोचदार अर्थशास्त्री बताते हैं। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इन लोच को फिंगर्स पे समझाया है। तो चलिए सबसे पहला कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। ठीक है, अब देखो हमें समझना क्या, ये भी समझ लो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें प्राइस में चेंजेस देखने हैं मेन या क्वांटिटी के चेंजेस हमारे लिए मेन है। ये थोड़ा समस्या का विषय यहाँ पे रहता है। तो एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि क्वांटिटी के परिवर्तन हमारे लिए ज्यादा महत्व रखता है। ठीक है, मांग में परिवर्तन होने से क्वांटिटी में जिस तरह से परिवर्तन होगा उस स्थिति के अंदर वह मांग की लोच तैयार हो जाएगी। ठीक है ना, मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा तो आप यह देखेंगे कि क्वांटिटी में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है वह ही मांग की लोच का नाम है। किस प्रकार से यह समझते हैं। सबसे पहले पूर्णतः लोचदार मांग समझते हैं। देखो लोच क्या है, मांग है, मतलब क्या, इलास्टिक है। देखो इलास्टिक कैसी होती है, कितना भी खींचो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कभी भी उसको बड़ा कर देते हैं छोटा कर लेते हैं, वो मूव करती रहती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलास्टिक है। किस में इलास्टिक है? मांग में इलास्टिक है, डिमांड में इलास्टिक है। इसका मतलब क्या, यह समझते हैं। इलास्टिक कैसे? पूर्णतः लोचदार मांग की स्थिति यह बताती है कि वस्तु का जो प्राइस है, प्राइस रहे स्थिर। यानी कि इस वाली पूर्णतः लोचदार मांग की स्थिति में क्या होता है, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, वस्तु की कीमत स्थिर रहती है। ठीक है, जब वस्तु की कीमत स्थिर रहती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो वस्तु की क्वांटिटी है वह क्वांटिटी में लगातार उतार चढ़ाव होता रहता है, यानी कि परिवर्तन होता रहता है। साथ ही आपको मैं यह बता देता हूँ कि यह जो परिवर्तन हम इसमें देखते हैं ना, यह हम देखते हैं प्रतिशत में परिवर्तन होता है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना, आपको ये डेल्टा का साइन देखने को मिलेगा, तो डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, प्रतिशत परिवर्तन देखते हैं। तो मांग की जो कीमत लोच होती है ना, मांग की कीमत लोच यह बताती है कि वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा उसकी मांग की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बीच का यह संबंध होता है। यानी कि वस्तु की कीमत में, कीमत के अंदर जो प्रतिशत परिवर्तन होगा और उसकी मांगी गई मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा, उसके बीच में जो संबंध स्थापित होगा वह मांग की लोच तैयार हो जाएगी अपने आप ही। आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, पूर्णतः लोचदार मांग हम समझ रहे हैं। तो पूर्णतः लोचदार मांग की स्थिति में क्या हो रहा है, प्राइस जो है हमारा स्थिर है, यानी कांस्टेंट है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। मान लीजिए तालिका के हिसाब से अगर हम समझे तो तालिका कहती है कि भाई वस्तु की जो कीमत है वह पहले 10 रुपए थी, बाद में भी 10 रुपए रही। ठीक है, लेकिन उसका जो क्वांटिटी थी, पहले उपभोक्ता उसको 50 खरीद रहा था, बाद में क्वांटिटी 70 कर दी। ठीक है, घट भी सकती है। ठीक है ना, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन घटने में भी हो सकता है, बढ़ने में भी हो सकता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम, वस्तु की कीमत स्थिर है और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो यह ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। कीमत अपनी जगह पे स्थिर है और क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पूर्णतः लोचदार मांग क्या कहती है, पूर्णतः लोचदार मांग की स्थिति में यह कहा जाता है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातों का हमेशा विशेष ध्यान रखना है, तो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन स्थिर रहे तथा उसकी मांगी गई मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन निरंतर जारी रहे।
तो इसे पूर्णतया लोचदार मांग कहा जाता है। और यह परिवर्तन जो है यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, यह परिवर्तन हो सकता है कि वस्तु की मांगी गई मात्राएं घट जाए, और यह भी हो सकता है कि वस्तु की मांगी गई जो मात्राएं वह बढ़ जाए। परिवर्तन किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, यह बात थी पूर्णतया लोचदार मांग की। दूसरी बात समझते हैं इकाई से अधिक लोचदार मांग। देखो, पूर्णतया लोचदार इकाई के बराबर और पूर्णतया बेलोचदार बहुत ईजी है, बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज रहते हैं। तो यह दोनों जो है आप बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, थोड़ा सा शब्दों का खेल है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इकाई से अधिक लोचदार मांग क्या होती है यह समझ लेते हैं। इकाई से अधिक लोचदार मांग की स्थिति में बताया जाता है कि वस्तु की कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है ना, वस्तु की कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है और वस्तु की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, तो वस्तु की मांग के अंदर जो प्रतिशत परिवर्तन होगा ना, वो वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होगा। यानी कि अधिक इकाई से अधिक लोचदार मांग की स्थिति में क्या होगा, वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में अधिक होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जब जब आप परिभाषा बनाएं या इसको समझे, तो ऐसी स्थिति में आपको कीमत पहले ही रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा शब्दों को हम समझते हैं, शब्द क्या कहलाते हैं इसके अंदर। तो इकाई से अधिक लोचदार मांग हम समझ रहे हैं। इकाई से अधिक लोचदार मांग यह कहती है कि किसी वस्तु, अन्य बातें पहले लगाना है, तो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से, देखो यहाँ से का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आप इस से को नहीं समझेंगे ठीक से ना, तो आपकी परिभाषा हो सकता है रोटेट कर जाए अपने आप में। तो यहाँ पर यह परिभाषा कहती है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से उसकी मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन अधिक होता है, तो इस स्थिति में इसे इकाई से अधिक लोचदार मांग कहा जाता है। बहुत सिंपल है, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से उसकी मांगी गई मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में इसे इकाई से अधिक लोचदार मांग कहा जाता है। ठीक है, अगली बात समझते हैं इकाई के बराबर लोचदार मांग वाली। तो इकाई से बराबर लोचदार मांग क्या कहती है, जब किसी वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन उसकी मांगी गई मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है, तो इसे इकाई के बराबर लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, इकाई के बराबर के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना इनके, जब आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, तो न्यूमेरिकल की स्थिति में क्या होगा कि इकाई का बहुत महत्व रहेगा। अगर वैल्यू जो आपकी आ रही है वो इकाई से कम आ रही है, तो ऐसी स्थिति में वह इकाई से कम कहलाएगा। अगर वैल्यू इकाई से ज्यादा आ रही है तो इकाई से अधिक कहलाएगा। और एक आ गई तो उसका मतलब है कि जो आपकी वैल्यू है, यानी कि जो मांग की लोच है, वहां वह इकाई के बराबर है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि वस्तु की कीमत में जो होने वाला प्रतिशत परिवर्तन है और जो वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन है, अगर यह दोनों बराबर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसे इकाई के बराबर लोचदार मांग कहा जाता है। और यह ध्यान रखना, यहाँ भी अन्य बातें समान रहेगी। तो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप किसी मांगी गई, जहाँ अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और उसकी मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसे इकाई के बराबर लोचदार मांग कहा जाता है। ठीक है, तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और मांग का प्रतिशत परिवर्तन बराबर हो जाए तो इकाई के बराबर लोचदार मांग। अगली बात समझते हैं इकाई से कम लोचदार मांग को लेकर के हम। तो इकाई से कम लोचदार मांग का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ वाली स्थिति बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा था, अधिक लोचदार मांग में वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन जो हो रहा था ना, वह मांग वाले प्रतिशत परिवर्तन से कम था। यानी कि मांग का प्रतिशत परिवर्तन कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से अधिक था। ठीक है, आरो मैंने थोड़ा बड़ा इसलिए रखा है ताकि थोड़ा इजीली समझ सके। तो यहाँ पे स्थिति पलट जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, जब किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में उसकी मांगी गई मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन अगर कम होगा, तो ऐसी स्थिति में इसे इकाई से कम लोचदार मांग कहा जाएगा। यानी कि कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से उसकी मांगी गई मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कम है। ठीक है, तो उसको परिभाषित रूप में कैसे कहेंगे, परिभाषा के रूप में से कह सकते हैं। यहाँ भी से की बहुत अहम भूमिका है, इसलिए से लगा हुआ है, तो उसको से की भूमिका में समझते हैं। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से उसकी मांगी गई मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कम होता है, तो ऐसी स्थिति में इसे इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, जहां कम है वहीं कम लगा दो, कम बताना है हमें लोचदार मांग को, यानी कि मांग में परिवर्तन हमें कम बताना है, तो वही बात यहां बतानी है, बस से लगा के कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से उसकी मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन कम होगा, तो ऐसी स्थिति में इसे इकाई से कम लोचदार मांग कहा जाएगा।
ठीक है, आगे समझते हैं। अगली बात, आखिरी बात जो है यह पूर्णतः बेरोजगार मांग को लेकर के। तो पूर्णतः बेरोजगार मांग वाली स्थिति में इसकी पूरी अपोजिट स्थिति बनेगी। यहाँ पे क्या था, रोजगार में कीमत स्थिर थी, तो बेरोजगार में क्या होगा, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है ना, प्रतिशत परिवर्तन यहाँ पर बेरोजगार के अंदर होगा। लेकिन क्या बेलोज है, यहाँ पर मांग की इलास्टिसिटी थी, लेकिन यहाँ मांग में इलास्टिसिटी नहीं है। तो उसका मतलब क्या है, जो उसकी क्वांटिटी है वह स्थिर हो जाएगी, क्वांटिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए पूर्णतः बेरोजगार मांग की स्थिति में यह कहा जाता है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन निरंतर जारी रहे परंतु उसकी मांगी गई मात्रा में कोई प्रतिशत परिवर्तन ना हो, तो इस स्थिति में इसे पूर्णतः बेरोजगार मांग कहा जाएगा। यानी कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होता रहेगा लेकिन मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन निरंतर जारी रहे लेकिन उसकी मांगी गई मात्रा में कोई प्रतिशत परिवर्तन ना हो, तो ऐसी स्थिति में इसे पूर्णतः बेरोजगार मांग कहा जाता है। तो यह सभी जो पांचों मांग की कीमत लॉज थी, मांग था, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बाकी अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो ऐसी स्थिति में आप कमेंट कर सकते हैं। आपको आगे इससे रिलेटेड जो भी और टॉपिक्स होंगे वो आपको दिए जाएंगे। एंड इसके अलावा बाकी आप वीडियो को लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें। और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा जो मांग की कीमत लॉज होती है ना, वो तालिका भी बनती है, इसके ग्राफ्स भी होते हैं, यह आपको आगे की वीडियोस में प्रोवाइड किए जाएंगे जहां आप इनसे रिलेटेड तालिका किस प्रकार से बनानी है, ग्राफ किस प्रकार से बनते हैं, तो यह चीजें भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, बाकी इस वीडियो को लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस प्रकार की ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लगातार आती रहेगी। आज के लिए विदा दीजिए, अब फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।